नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी और बुलेटिन में वक्त है चर्चा का। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी खनन माफियाओं के पैसों से चल रही है और 30 करोड़ की एफडी में भी खनन माफियाओं का पैसा लगाया गया है। उन्होंने अपनी जांच कराने की भी मांग की है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह मीडिया में बयान देकर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और यदि उनके पास सबूत हैं तो कानून का सहारा लें। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली में रणनीतिक बैठक की तो वहीं कांग्रेस ने संकल्प समारोह कर एकजुटता का संदेश दिया। चुनाव की दृष्टि से हमारे सांसदों के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किस रूप में बने, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सुझाव दिए हैं। अनेकों सांसदों ने संगठन के दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से क्या क्या कार्य होने चाहिए उस पर मैंने समीक्षा की, चर्चा की है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए हमने अपने सांसदों का आह्वान किया और सांसदों के भविष्य के जो कार्यक्रम है, चाहे वो लोकसभा के विभिन्न जिन मंडलों में उनका भी जाना नहीं होगा तो वो जाएंगे। अब सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा जिसमें नए युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को हम लोग खेल की दृष्टि से विचारों से जोड़ेंगे। इस सब प्रकार की चर्चाएं आगे बैठक हो रही है। इससे नया संगठन का भी विधिवत निर्माण होना है, क्योंकि प्रदेश की टोली बननी है, जिले की टोली बननी है। उन सब विषयों पर सांसद ने अपने सुझाव दिए हैं और मैं कहता हूँ बहुत सौहार्दपूर्ण बैठक है, बहुत प्रभावशाली बैठक है जो 2027 में हमने लाभकारी सिद्ध होगी। अगर कोई भी मामला वित्त से लेकर के है, किसी नेता को, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये गड़बड़ है, गलत है, तो मीडिया में आने से पहले उस विषय को कानूनन आपको प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश के अंदर माननीय न्यायालय हैं। आप न किसी विषय को न्यायालय में दे रहे हो, न किसी एजेंसी को सुपुर्द कर रहे हो। अगर मीडिया पे कोई विषय दिया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी अलोकप्रियता मीडिया के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति अर्जित करना चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? सम्मान नहीं, संकल्प ये धर्म युद्ध है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संवैधानिक संकट पैदा किया है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और पंचायती चुनाव में धांधली, बाहुबल का इस्तेमाल, धन बल का इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी का पूरी तरह दुरुपयोग, ये सब इन्होंने सत्ता हत्याई है। इन्होंने वोट चोरी तो की है। नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव में वोटों में डकैती भी डाली और जो अशुचिता की बात करती है, जो चरित्र की बात करती है भारतीय जनता भाजपा सरकार, भाजपा के चुनाव में उनका असली चेहरा उजागर होता है। उसके अलावा जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, सत्यता को सामने लाने के लिए रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार विधानसभा में हुआ है इस बार, वो बहुत ही घृणित व्यवहार मैं कहूँगा। और सोमवार के दिन सत्र क्यों नहीं चलता, ये भी एक प्रश्न था। इन सारी चीज़ों से घबराकर बीजेपी ने करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद सत्र नहीं चलाया और पूरा दोष जो है वो कांग्रेस के ऊपर मढ़ने की कोशिश लगातार उनके जो आईटी सेल है, चाहे उनके प्रवक्ता है, करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताएं हज़ारों रुपया, मतलब करोड़ों रुपया, मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। प्रश्नकाल नहीं चल रहा और जिस तरीके का व्यवहार, खासकर जो विधानसभा के अध्यक्ष था उनका, वो ठीक नहीं लगा। उनका ये कहना तोड़ो मत, माइक मत तोड़ो, ये मत तोड़ो। और जब शाम को वीडियोस आई, सारे माइक इंटैक्ट थे, टेबल्स ठीक थी, कोई भी चीज़ तोड़ी नहीं गई थी और सुमित हेगड़े जी ने उसको पूरी अच्छी तरह से दिखा के दिया। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा की अध्यक्ष
और ये सब लोग ये तय करके गए थे कि हमको सदन नहीं चलने देना है और सारा दोष जो है कांग्रेस के ऊपर मढ़ना है। खनन माफियाओं के पैसों से चल रही है, यह बड़ा आरोप लगाया गया। उत्तराखंड की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हमारे तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मथुरा दत्त जोशी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस प्रतिमा सिंह हमारे बीच हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और सबसे पहले जिस पर आरोप लगाए गए सवाल उन्हीं से ले लेते हैं। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे बीच हैं। मथुरा दत्त जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, एक बड़ा आरोप लगाया गया कि बीजेपी खनन माफियाओं के पैसों से चल रही है। आपका क्या कुछ जवाब होगा, क्या कुछ तर्क आप रखना चाहेंगे? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही? आवाज आ रही मेरी? जी देखिए अमन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता हीट एंड रन की पॉलिसी में चल रहे हैं। आरोप लगाओ और भाग जाओ, तथ्य उसमें कुछ नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी में थे, जब उनसे पैसा मांगा गया था, ये आरोप अगर उस समय लगाते और मंत्रिमंडल छोड़ के अगर बाहर आते तो नैतिकता कहलाती, नैतिकता के नाते आ जाते बाहर। अगर इतनी बड़ी नैतिकता थी, बड़े आप लोग चिता लाने की बात करते हैं। दोनों बहस नेता हैं, दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, एक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्य बनने के बाद हर सरकार में मंत्री रहे हैं। पहली बार होगा जब मंत्री नहीं है। लेकिन माननीय यशपाल आर्य जी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पद में संवैधानिक पद पर है। ठीक है, आपने चंदा दिया होगा, हम इसमें कोई मना नहीं कर रहे हैं, आपने चंदा नहीं दिया होगा और पार्टियां चंदा लेती हैं, कोई नई बात नहीं कि चंदा लेने वाली बात नहीं है। और चंदा आपसे लिया है तो उस समय कहना चाहिए था। आज आप कह रहे हो 10 साल बाद कि मेरा अपहरण, क्योंकि आज अब अपनी राजनीतिक जमीन खोते जा रहे हैं नेता और इनकी स्थिति बड़ी खराब है। कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है, कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए मीडिया में बने भी रहना है, सुर्खियों में बने रहना है, लोगों की निगाह में बने रहना है। उन्हें आरोप लगा दो, उसके बाद भागो। और भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनौती दी है, भाई अगर गलत काम हुआ है जाइए कोर्ट में, आप मुकदमा करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। आप किसी एजेंसी में एक एप्लीकेशन तो डाल दीजिए कि उन्होंने मेरे से ने ये मेरे ऊपर दबाव बनाया या मेरा उत्पीड़न किया और मेरे से चंदा लिया, मेरे से ये पैसा लिया। क्या एक नैतिकता भी कहती है, एक ये आप ही देखिए ना कि आप आरोप लगा रहे हो कि मैं मंत्री था और मेरे से खनन माफियाओं से मैंने पैसा वसूला, मेरे से ही मांगा गया। अब क्या पार्टी ने आपको ये कहा था कि आप खनन माफियाओं से पैसा वसूलो? ये तो नहीं कहा था ना पार्टी ने जी। आप खुद आरोप लगा रहे हो, खुद दोषी गलती अपनी बता रहे हो। ये कुछ नहीं है, केवल एक राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक रूप से अपने को बचाना है या अपने को संरक्षित करना है, तो इसलिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, जिस समय में ये लोग मंत्री परिषद में थे, महत्वपूर्ण पदों में थे, उस समय अगर आरोप लगाते तो उत्तराखंड की जनता कहती कि हाँ ये बड़े ईमानदार लोग हैं भाई, जिन्होंने तो देखो पार्टी ने इनसे दबाव बनाया, चंदा लिया और ये मंत्रिमंडल छोड़ के आ गए। उस समय तो ये मलाई खाते रहे, खुद वसूली करते रहे। अब क्या कहे मैं, क्योंकि मैं कभी व्यक्तिगत रूप से किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाता हूँ, मेरा ये नेचर नहीं है, मेरा व्यवहार नहीं है। मैं राजनीति में शिष्टाचार को थोड़ा सा बनाए रखना चाहता हूँ और मैं शिष्टाचार की सीमाएं भी नहीं लाता हूँ। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इतने बड़े बड़े नेता जो इस प्रदेश के नीति नियंता रहे हों, जिन लोगों ने बहुत नेतृत्व देने का काम किया हो, अगर वो नेता इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे
और इतने बड़े भ्रष्टाचार का पोषण कर रहे थे जी। तो मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के लिए या उत्तराखंड के भाग्य के लिए ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का होगा अगर ऐसी स्थिति बन रही है इस प्रदेश में। बिल्कुल, यहां पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच प्रतिमा सिंह जी मौजूद हैं। प्रतिमा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, यहां पर सवाल उठाते भी नजर आए मथुरा दत्त जोशी जी, और वो कह रहे थे कि जब उनसे चंदा लिया गया तो 10 साल बाद क्यों बताने के लिए आ रहे हैं। अगर आप बेहतर बता पाएं कि 10 साल बाद क्यों आखिर कलई खुली इस चीज की, क्या यहां पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का प्रयास किया जा रहा है, या इसे जिस तरीके से मथुरा दत्त जोशी जी ने कहा कि एक राजनीतिक स्टंट है? देखिए, राजनीतिक स्टंट और सुर्खियां बटोरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसका एक कद इस प्रदेश की राजनीति में है, तो उसे किसी भी तरीके की सुर्खियां बटोरने की राजनीतिक स्टंट की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार ये बात कही है कि देखिए, जब हम एक व्यक्ति परिवार में होता है तो उसको वहाँ के लूप होल, अच्छा बुरा क्या घटित हुआ क्या नहीं, उसको हमसे और आपसे ज्यादा पता होता है क्योंकि वो उस परिवार का हिस्सा होता है। और यही जो है हरीश सिंह रावत जी के साथ हुआ। अब उन्होंने, क्योंकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब से वो उन्होंने घर वापसी की है, उनके पीछे ईडी हो या सीबीआई हो, उसे किस तरीके से उन्होंने जो है भगा के रखा हुआ है, ये सबके समक्ष है। क्योंकि वो हरीश सिंह रावत जी जो जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो कितना पाक साफ और झूठ के धुले हुए नजर आ रहे थे, और आज जब वो कांग्रेस में आ गए थे तो उसके बाद से ईडी और सीबीआई के केसेस उनके खिलाफ खुले के जो है षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो सबके समक्ष है। उन्होंने अपनी बात रखी, किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने अपने मन की व्यथा रखी कि हाँ, मुझे भी बोला गया था, और उन्होंने तो ये तक कहा कि 30 करोड़ रुपए खनन माफियाओं से लेकर के और एफडी कर दी गई, उससे जो है आपके कार्यालय का खर्चा चल रहा है। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस बात से किसी को ऑफेंड हो रहा है, अगर इस बात से मुझे दुख हो रहा है, किसी को भी इस बात से दुख हो रहा है, आहत हो रहा है, तो आप जाइए कोर्ट चले जाइए, हम क्यों जाएगी, हमने तो एक स्टेटमेंट दे दिया और वो स्टेटमेंट आपके समक्ष मीडिया में उसकी चर्चा हो रही है, लोगों में उसकी चर्चा हो रही है, लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको अपना पक्ष रखना है मजबूती के साथ, आपको ये बताना है कि हमने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, आप जाइए डिफेमेशन का केस जो है हरीश सिंह रावत जी के खिलाफ कर दीजिए। उसके बाद जब कोर्ट में देखा जाएगा कि उनके पास अगर कोई सबूत होंगे तो वो पेश करेंगे, नहीं होंगे तो फिर जो भी कोर्ट आदेश करेगा वो उसका पालन करने का कार्य करेंगे। तो हमने, कोई भी व्यक्ति अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो क्यों कोर्ट जाए भाई, मुझे तो बात रखनी थी, आपकी कलई खोल ली थी, मैंने खोल दी। और दूसरी बात कि नैतिकता, ईमानदारी, ये एक ऐसे शब्द हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। क्योंकि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने नैनीताल में क्या किया, आपने बेताल घाट में क्या किया, आपने टिहरी में क्या किया, आपने जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में किस तरीके का षड्यंत्र, अनैतिकता दिखाने का जो कार्य किया है और किस तरीके से बेईमानी दिखाने का कार्य किया है, और ये दोनों ही बातें नैतिकता और ईमानदारी के जो है अपोजिट हैं। तो इसलिए आपने देखा नैनीताल में सरेआम जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करने का कार्य किया जा रहा है, बेताल घाट में गोलियां चल रही हैं, द्वाराहाट में गोलियां चल रही हैं। ये उत्तराखंड है, और हम नहीं कह रहे ये, हम तो 8.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो कलई खोल रहे हैं, आपके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री उस पे जो है हमारी बात पे को जो है सर्टिफाइड करने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा कल ही का वीडियो है पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का, उन्होंने साफ शब्दों में कहा क्या इसीलिए इस प्रदेश की जो है परिकल्पना की थी, इसीलिए इस प्रदेश को बनाया था कि भ्रष्टाचार यहाँ चरम पे हो जाए। आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मोर्चा खोल के बैठे हैं, आपको तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, आपके तो दुश्मन घर में है। इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने घर का रख रखाव कर लीजिए, अपने घर को आप दुरुस्त कर लीजिए, फिर दूसरों के घर में ताकाझाकी करिए। भारतीय जनता पार्टी की फितरत ये हो गई कि आपको कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है इसमें आप इतना उलझ जाते हैं कि आपके घर के बर्तन जो है एक दूसरे से खटकने लगते हैं, आपकी पोल पट्टी समाज में खोलने लगते हैं। ये वही, दूसरी तरफ आपने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और तीरथ सिंह रावत जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक सदन में इनकी कलई खोलने का कार्य करता है, दूसरा मंचों से करता है। एक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक लेटर बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें करोड़ों रुपए के जो है उसकी धोखेधड़ी की बात कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पे निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। परसों आपने देखा तीरथ सिंह रावत जी के भांजे के साथ भी करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। प्रतिमा जी माफ करिएगा, आपको रोक रहा हूं, आपको मथुरा दत्त जोशी जी से इस बात का जवाब हम लेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप तीनों ही मेहमान बने रहेगा हमारे साथ, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।
समझा दूं? हाँ। ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। हरक सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोपों पर चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों ही मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब रुक करूंगा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो आरोप हरक सिंह रावत द्वारा लगाए गए, इससे उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है या ये राजनीतिक दबाव के चलते की गई एक बयानबाजी है? अमन, अगर आप देखें पूरे पृष्ठभूमि पे अभी पंचायत के जो चुनाव हुए थे और जिस तरह से बीजेपी को एक बहुत अच्छा मैंडेट मिला और जिस तरह से जो सरकार है, जो गांव की सरकार जो है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एक आगे बढ़ी भी नजर आई और उन्होंने, अगर आप समझ लीजिए 12 में से अगर मैक्सिमम जो सीटें हैं उन्होंने जीतने की कोशिश करी और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं इसका जो पृष्ठभूमि है, इससे आगे हम अगर निकल के जाएं और अगर आप ये देखें कि अगर आप जिस तरह से बीच में विधानसभा सत्र हुआ, मानसून सत्र हुआ, मानसून सत्र में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है 4 दिन का सत्र सिर्फ 2 दिन चला और बहुत सारा जो है उठापटक रही। इन सब बातों की अगर आप ये देखें तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को लगता है कि अब समय आ गया है, हमें 2 साल 2.5 साल हमारे पास बचे हुए हैं और हमें आगे विधानसभा चुनाव में जाना है, तो किसी तरह से अपने संगठन को, अपने नेताओं को एक साथ रखना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ये सारी कवायद चल रही थी और इस कवायद के मध्य में अगर आप ये देखें कि बीच में हरक सिंह रावत आ गए। हरक सिंह रावत भी अपनी जमीन, खोई जमीन को जो है एक मतलब आगे पाना चाहते हैं और किसी न किसी तरीके से संगठन में, चाहे ऊपर ये भी तक बातें आ रहे हैं कि प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे आना चाहते हैं और बहुत सारे जैसे जो है वहाँ पे गोदियाल भी थे जो पुराने बहुत बड़े नेता हैं, उनके हरीश रावत भी थे, तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं दोबारा जो है एक जो है कांग्रेस को आगे किया जाए और एक संगठन को मजबूत कर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो ये हरक सिंह रावत का जो बयान आया है, ये अपने आप में जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जिस तरह राजनीतिक जो उनका जो है, जिस तरह से उनको एक राजनीतिक अपलिफ्टमेंट नहीं मिला काफी दिनों से और जिस तरह से वो राजनीति में एक आगे आना चाहते हैं, तो इन सब चीजों का जो अगर आप ये देखें तो ये सारे जो बयानबाजी है उनकी तरफ से, मुझे जहां तक लगता है कि जहां तक ये चंदा वाली जो बात है, आप जानते हैं कि हर एक पार्टी और आज ये तो लीगल है, ये है कि वो चंदा लेते हैं और किस तरह से लेते हैं ये प्रोसेस दूसरी तरह से हो सकती है, लेकिन हर एक पार्टी चंदा लेती है। और आप ये देखिए उसमें जो है अभी हर एक पार्टी के पास जो है उनके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, बाकी नोटिफाइड है कि कितना चंदा उन्होंने लिया है, लेकिन किस सोर्स लिया, कैसे लिया, क्या लिया, ये सब लोग जानते हैं कि कैसे कैसे लोग चंदा लेते हैं। और अगर आप देखें आज भी एक नेता की, बीजेपी के नेताजी का बयान है कि हमारी एक पार्षद भी जो है करीब 15 लाख रुपए इकट्ठा करती है। अगर हरक सिंह रावत जी ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके हमें दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम पे। तो मेरे कहने में तब ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों को बयानबाजी को हम देखें, इसका सिर्फ एक ही बेस है कि जो नेता लोग जो है ये देखना चाहते हैं कि आने वाले समय पे हमें 2027 के लिए जो है प्रिपरेशन करनी है, तो अब उसके लिए ग्राउंड तैयार की जा रही है। तो मेरे को तो ये लगता है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी अगर आप समझ लें अभी उनकी जो जिस तरह से जो है पूरी कार्यकारिणी की बात हुई और उसमें जो है बहुत सारे मंत्री लोग नहीं थे, लेकिन आप संसद और विधायक में जो संगठन के लोग थे, तो वो भी जो है क्या कहते हैं 2027 के लिए जो है वो चुनाव के ऊपर चर्चा करके आगे जो है करना चाहते हैं। तो ये सब चीज जो है इस तरह से जो लगता है कि ये अगले चुनाव की तैयारी है और सब नेता इसमें अपना जो है एक बेस बनाना चाहते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, कई आरोप लगाए गए और साथ ही इस बीच आपसे जानने का यह भी प्रयास करूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो 30 करोड़ रुपए की एफडी की बात की गई, क्या यहां पर विश्वसनीयता को जनता के बीच रखने के लिए क्या कोई आंतरिक जांच भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई जाएगी कि जो भी चंदा लिया गया है वो लेजिट जगहों से लिया गया है? नहीं, मैं एक सबसे बड़ी बात यह है कि हरक सिंह जी की बात को आप क्या सत्य मान रहे हैं? 30 करोड़ की एफडी बनी है, तो आज के जमाने में, डिजिटल के जमाने में
अगर आप 50,000 रुपए निकालने भी जाते हो जी, तो आपको आधार दिखाना पड़ता है, आपको अपने अकाउंट को शो करना पड़ता है कि मैं पैसे निकाल रहा हूँ। व्यक्ति पैसा नहीं मिलता है, बैंकों से पैसा नहीं निकलता है, तो तमाम बताते हैं कि ये रुपया हमारा काम है। अगर पार्टी ने एफडी बनाए, क्या कुछ इतने करती होगी पार्टी ने कि बताया नहीं होगा हिसाब किताब? जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में ही 16 लाख मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के। 16 लाख सक्रिय सदस्य हैं जो 100 रुपया देते हैं। 100 रुपया जिनका सक्रिय सदस्य है 16 लाख है। और दूसरी बात यह है कि जो बात ये कह रहे हैं, ठीक है पार्टियां लेती है, मैं स्वीकार करता हूँ। पार्टियां को, मंत्रियों को कहती है पार्टी फंड में पैसा दीजिए, संगठन चलाना है, काम करना है। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2014 का हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर थे, किशोर उपाध्याय जी पार्टी के अध्यक्ष थे। एक चिट्ठी निकाली थी कि जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, मेंबर हैं, वो इतना रुपया नियत जमा करेंगे। कांग्रेस पार्टी उस हिसाब को सार्वजनिक करेगी? क्या इनके विधायकों ने, इनके मंत्री ने कितने रुपए दिए? अभी भी आदेश है पार्टी का कि फला व्यक्ति इतने रुपए देगा। क्या दिए इन्होंने? तो एक केवल मैंने कहा कि जैसा अभी आदरणीय डीसी ने भी कहा, केवल अपनी जमीन बचाने की बात है। मीडिया में रहना चाहते हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं, कहीं पार्टी के बाद अपने खाते हैं और कहीं दूसरी कहीं कोई बेईमानी या कुछ है। हम तो इसलिए कह रहे हैं आप कोर्ट में जाइए, अगर बेईमानी की होगी तो हम वहां जवाब देंगे। आपको क्या जवाब दें? उत्तराखंड की जनता को जवाब। बिल्कुल मथुरा दत्त जी, समय का अभाव है, प्रतिमा जी से जवाब ले लेते हैं। प्रतिमा जी, आपसे जानने की कोशिश यही करेंगे कि क्या यहां पर राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर हरक सिंह रावत, या प्रदेश अध्यक्ष की जो दौड़ है उसमें थोड़ा सा आगे रहना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है और स्थापित करने की बात नहीं है। अगर वो व्यक्ति राजनीति में स्थापित नहीं होता तो आज हम आपके चैनल पे बैठ के उस व्यक्ति के एक बयान की चर्चा नहीं कर रहे होते। भारतीय जनता पार्टी में उस बयान को लेकर इतनी खलबली ना होती, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक के दौरे ना लगते। मैं एक अहम बात कहना चाहती हूँ कि अभी ये कहा जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है। ये बिल्कुल गलत है। पंचायत चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया और कांग्रेस पार्टी ने कई बार ये बात बोली है कि आपने धन बल छल करके और बाहुबल, और मैं कहूंगी गोली और बारूदों का भी प्रयोग करके। लेकिन जिलाध्यक्ष कैसे बन गए प्रतिमा जी? फिर जिलाध्यक्ष किस तरीके से बन गए? सबको थोड़ी ना खरीदा जा सकता है। पंचायत अध्यक्ष और प्रधान में, लेकिन जनता ने आपके खिलाफ मैंडेट किया है, इसको स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं ऐसे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मैंडेट है, इसे स्वीकार करिए। नहीं तो 12 में से आपने 11 बनाई है, आप 11 क्या, आप 2 भी नहीं बना पाते अगर आप छल से और बल से और धनबल से, बाहुबल का उपयोग करके जो है हमारे कैंडिडेट को न चुरा लेते, हमारे सदस्यों का अपहरण ना करते। लड़ाए थे जिला पंचायत में, कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है? यहाँ हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि तुम्हें अपने आप को स्थापित करना है। समय इतनी ही गवाही दे रहा है, समय हमारे पास इतना ही है। अब तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरक सिंह रावत के बयान के बाद सियासी बाजार गर्म हो चुका है, तमाम बयान इस दौरान सामने आ रहे हैं। आपने चर्चा में तीनों ही मेहमानों को सुना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।